द्वारा महिलाओं को दुर्व्यवहार किया जाता है। यह सब मानचित्र को देख करके हमने सोचा कि भाई अपने लोगों को अभी हम कुछ नहीं दे सकते, ना ही हम इस देश के कहीं अच्छे ओहदा पे है, ना ही हमारी पार्टी कहीं प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, हमारी पार्टी कहीं अब नगर पालिका में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। हम कुछ अभी दे तो नहीं सकते, लेकिन सम्मान जरूर दे सकते हैं। ये हम सब की हैसियत शुरू कर देंगे, तब यह जितने भी शासक वाले हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट वाले हो या कांग्रेस वाले हो, कोई भी वाले हो, ये सब कल हमारे माँ बहन, हमारे भाई बंधुओं को सम्मान यह लोग भी देना शुरू करेंगे। इसलिए हम सब ने यह गांव-गांव में सम्मान का कार्यक्रम रखना शुरू किया। और इसमें फायदा की बात क्या है कि अभी मान लेते हम कुछ आपको दे नहीं सकते, लेकिन यह एक सम्मान पत्र तो जरूर दे सकते हैं। और यह सम्मान पत्र आपको यदि 500 रुपया भी दे देते हैं तो वो 500 रुपया आप ले जाएंगे, खा लेंगे, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पत्र को आप ले जाएंगे, इसको खा भी नहीं पाएंगे, इसको जला भी नहीं पाएंगे, इसको आप रख देंगे, किसी बक्सा में रखा रहेगा। कल यदि आप सब इस पार्टी को जिताते हैं, यहाँ पे जनमत पार्टी की सरकार बनती है, तो किसी नेता की, किसी बाबू साहब की सिफारिश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि हम मेयर साहब से पहुंचने के लिए, अपना हक मांगने के लिए हम दूसरे नेता का सिफारिश करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सम्मान पत्र को आप उठाइएगा और लेके जाइएगा, मेयर साहब के टेबल पे रख दीजिएगा। मेयर साहब, यह सम्मान पत्र आप हमको उस दिन दिए थे जब आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीती थी, जब आप गांव में हमारे जाकर के हमको एक पत्र दिए थे। आज मेरी जरूरत है, मेरा काम होने वाला है और आप कर सकते हैं, तो ये होने वाला काम आज क्यों नहीं करते हैं? क्या उस दिन आप सम्मान दे सकते थे, तो आज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये आपका साक्षी पत्र है, सिर्फ सम्मान पत्र नहीं है, ये जनमत सरकार के लिए यह साक्षी पत्र है। इसको आप लेके जाइएगा, कोई इसको आप नकार नहीं पाएगा, आपको शर्त फुर्त लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब वहीं से जनता राज की शुरुआत किया जाए। भाई जनता अपना सम्मान भी लेना जानता है। जनता को यदि आप द्वारा निर्वाचित कोई प्रतिनिधि सम्मान नहीं देता है, तो याद कीजिए वह अधूरा प्रतिनिधि है। और वही कारण है जो आज यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं नेता लोग। यहाँ पे जिसको हम सब ने वोट दे के जिता दिया, वही वार्ड सदस्य, वही वार्ड अध्यक्ष साहब बॉर्डर निगरानी के नाम पे कोरोना के समय में लाखों लाख रुपया का जो है सामान बेच करके अपना घर बना लिए, लेकिन जनता के घर में पूछने तक नहीं गए कि भाई आपके घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला, आपका बेटा का हालत क्या है, आपका भाई काठमांडू से पैदल आ रहा है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है, आपका भाई बॉर्डर पे फंसा है, मुंबई से जो है पैदल आता है, दिल्ली से पैदल चल के आता है, लखनऊ से पैदल चल के आता है, लेकिन उसको बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाते वही नेता लोग। लेकिन आप जब उधर से सामान खरीद के लाते हैं तो उसको पकड़ करके भंसार में बुझाने का काम वही तस्कर लोग, जिनको हम सब ने सरकार बना दिया, जिनको हम सब ने वोट दे करके जिता दिया, वही लोग हमारी संपत्ति को जब्त कर रहे हैं। बताइए, ऐसे गुंडा राज को हटाने के लिए, जनता राज लाने के लिए जनमत पार्टी का उदय हुआ है, यह जनमत पार्टी का निर्माण हुआ। पहली बात। दूसरी बात, आप सब छोड़िए उस झमेला को, आप सब छोड़िए दूसरे के घर को, अब आप सब सीधे सीधे अपने घर में आ जाइए। ये जनमत पार्टी आपका घर है। और अभी तक आप दूसरे के घर में रहते थे, कांग्रेस पार्टी में रहते थे, कांग्रेस दूसरे का घर है, क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाला बीपी कोइराला हमारा बाबा दादा चाचा नाना काका कुछ नहीं है, वो होगा तो पहाड़ वाले लोगों का होगा। इसलिए वो आप अभी कांग्रेस में है तो दूसरे के घर में है, उस घर को छोड़िए। और यह जनमत पार्टी आपका घर है। आप कम्युनिस्ट में है तो मदन भंडारी, केपी शर्मा ओली वो हमारे चाचा नाना काका कुछ नहीं लगते हैं। आप समाजवादी में है तो हमारे लिए डॉक्टर बाबूराम भट्टराई कुछ नहीं है। इसलिए वो दूसरे के घर में से छोड़ करके आइए, ये जनमत पार्टी आपका घर है, क्योंकि इसका जो घर का मुखिया है, इसका घर का जो मालिक है, वो हम और आप में से है, हमारे चेहरा वाला है, हमारे समाज का है, हमारे लोगों में से है। और उसी का कारण ये हुआ कि अभी भी पहाड़ी, बड़े बड़े पहाड़ी नेता मधेसियों के गांव में आने से डरते हैं।
कि वे मधेसियों के गांव में जाएंगे तो मधेसी सब बॉर्डर के साइड में है, ये सब इंडिया से कोरोना ला के रखा, तो हम इनसे हाथ मिला लेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। इसलिए केपी शर्मा ओली कभी भी आपके गांव में नहीं आए। शेर बहादुर देउआ इसी डर से नहीं आए कि कहीं मधेसिया सबसे हाथ मिलाएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, कभी भी आपके गांव में नहीं आए। लेकिन ये आपका घर होने के कारण से डॉक्टर सीके राउत आपके गांव में भी आए, बुजुर्ग सबसे, महिला सबसे, छोटे छोटे बच्चे सबसे हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर गए हैं कि नहीं गए, आप सब इसका साक्षी है। इसलिए ये आपका घर है, ये आप द्वारा बनाया गया पार्टी है, आपके लिए है, जिसमें कुछ भी होगा, जितना भी अच्छाई होगी वो आपके लिए होगी। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एमाले, समाजवादी, जितना में भी आप अच्छा करेंगे वो आपके पास नहीं रह जाए, वो सारा के सारा उपलब्धि उसका ले जाएगा कौन? पहाड़ वाला ले जाएगा। और इसी का परिणाम है, इसी का कारण है कि आज पहाड़ी दलित समाज के लोगों को हर जगह पे नौकरी जागीर है, लेकिन मधेसी दलित बेचारे उनको कोई पूछता भी नहीं। कारण यह है, इसलिए आप सब अपने घर में आइए, ये आपका घर है। अभी तक कहीं लगे थे छोड़ दीजिए, उस झंझट को छोड़िए, आइए सीधा सीधा जनमत पार्टी में प्रवेश होइए और हम सब आपसे हाथ भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, सीना भी मिलाएंगे और वक्त पड़ने पर आपके लिए सीना और गला कटवाने के लिए तैयार है। इसलिए आप संकोच मत मानिए, दूसरों के घर में अब रहने से होने वाला कुछ नहीं। ठीक, इसलिए इस गांव में भी जितने लोग हैं अभी भी उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई आप सब आ जाइए। इसमें लाज मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, आप जब समझ लो तभी सब कुछ अच्छा, और आप अच्छे हो तो याद कीजिए जग अच्छा, और आप में यदि गलती है, आप में यदि खोट है तो वह आदमी हमेशा सभी को गलत देखेगा। इसलिए आपका घर, आइए, आपके लिए सारा चीज यहाँ पे व्यवस्थित किया जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। दूसरी बात, भाई जनमत पार्टी चुनाव जीतती है तो करेगी क्या? ठीक, तो नंबर 1 यहाँ पे जनता राज स्थापना करेगी। अभी सब गुंडा, तस्कर, भ्रष्टाचारियों का राज है, इसको करके जनमत जनता की राज लाएगी, एक बात। दूसरी बात, जनमत पार्टी जीतेगी तो एक घर एक रोजगारी का व्यवस्था करेगी, और सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी ही, मधेसियों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। आज हमारा हजारों हजार भाई सब दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार में पड़ा, वहां बेचारा 50 डिग्री तापक्रम में 50 मंजिला छत पे चढ़ के पेंट करता है, तब जाकर के हमारे घर का चूल्हा जलता। और इतना नहीं, प्रत्येक दिन विदेश से 3 लाश आती है एयरपोर्ट में, प्रत्येक दिन 3 लाश आती है, तब जाकर के यहाँ हमारे भाई, हमारे बच्चे सब स्कूल पहुंच पाते हैं। इतनी दर्दनाक अवस्था। यहाँ पे बॉर्डर इंडिया कंपनी में खुला रखा है, तो यहाँ पे हजारों हजार लोग इंडिया के बॉर्डर उस पार से जाके सामान खरीद के लाते हैं, इधर बेचते हैं, तब जाकर के हमारे घर का चूल्हा जलता। अब याद करो, जिस दिन दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार रोक दिया कि भाई अब नेपाल से हमको सालाना केवल 10,000 आदमी चाहिए, तो क्या हम मधेसी लोग जा पाएंगे जो आज आसानी से पासपोर्ट बनाते हैं और चले जाते? जिस दिन सिर्फ लिमिट कर दिया कि भाई कतार जिस दिन बोल दिया कि हमको 10,000 आदमी चाहिए, उस दिन हमारे बच्चे, हमारे मधेसी भाई, ये काला चेहरा वाले सब इंटरव्यू में फेल कर दिए जाओ, जैसे आज नौकरी में हम लोग फेल कर दिए जाते हैं। अभी भी हम सब जैसे फॉर्म भरे हैं, इसमें देखे हैं ये क्या कहते हैं म्यादी वाला में, और इसमें देखिएगा बहुत सारे बेचारे हमारे भाई सब काला चेहरा वाले मधेसी सब बेचारे फेल कर दिए जाए, जबकि वो दौड़ते भी अच्छा है, वो लड़ते भी अच्छा है, उनके पास सारी क्षमता है, लेकिन उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। कल विदेश जाने के लिए भी इंटरव्यू में फेल कर दिए जाओगे, तब क्या करोगे? और 2022 तक कतार ने बोल दिया 2022 के बाद हमारे यहाँ इतना काम नहीं है, तब आप कहाँ जाओगे? और कल जब भारत इधर बॉर्डर बंद कर देगा, तार बार लगा देगा या दीवार लगा देगा, तब हम लोग इंडिया भी नहीं जा पाएंगे, तब क्या हमारी हालत होगी? तब कौन सा कम्युनिस्ट कांग्रेस हमको बचाएगा?
कौन सा समाजवादी हमको बचाएगा? इसलिए मैं कहता हूँ वो सबको छोड़िए, यहाँ जनमत में आइए। यही से हमारी कल्याण, यही से हमारा समस्या समाधान होने का अंतिम और आखिरी विकल्प है, दूसरा कुछ नहीं है। वरना हम सबको राजनीति करने का कोई जरूरत नहीं था। और यदि राजनीति के करना होता तो हम सब भी कम्युनिस्ट कांग्रेस से राजनीति कर लेते। कोई जरूरी नहीं था यहाँ पे गांव गांव में भटकना। गांव गांव में आप सबके दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम सब ने देखा, वैज्ञानिक तथ्य से यह प्रमाणित हो चुका कि कम्युनिस्ट कांग्रेस, राजपा, समाजवादी, इनसे हमारा भविष्य बर्बाद ही हो रहा है, हमारा संपत्ति बर्बाद ही हो रहा है, हमारे भाई लोग बर्बाद ही हो रहे हैं। इससे इसका यहाँ पे विकल्प नहीं, इसलिए जनमत पार्टी बनाया गया। तो दूसरा काम, घर घर रोजगारी वाला व्यवस्था हम सब लाएंगे ताकि हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़ सके, हमारे भाई लोग पढ़ सके, हमारे माता बहन अपने घर का भी काम करे और जा करके 4 घंटा ऑफिस में भी काम करे ताकि उनको उनके घर में 15 से 20 हजार रुपया आ सके। इसलिए जनमत पार्टी आई। तीसरा, हम सब चाहते हैं कि भाई आपके गांव में सरकारी स्कूल इतना अच्छा हो ताकि आप अपने बाल बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। आपको बोर्डिंग में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोर्डिंग से अच्छा शिक्षा आपको जो है सरकारी स्कूल में दिया जाएगा। जो आप शिक्षा में पैसा खर्च कर रहे हो वह खर्च नहीं होगा। जो आप अभी स्वास्थ्य में जाकर नेपालगंज इलाज कराते हो, लखनऊ इलाज कराते हो, काठमांडू इलाज कराते हो, छोटा सा इलाज हमारे गांव में ही हो, हमारे गांव में एक अस्पताल हो, हमारे गांव में अच्छा दवा और डॉक्टर भी हो ताकि छोटा मोटा इलाज हम सब अपने गांव में करा सके, उसके लिए नेपालगंज जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए जनमत पार्टी आई। जनमत पार्टी इसलिए आई है कि भाई हमारे जितने भी वृद्ध लोग हैं, हमारी जितनी महिलाएं, हमारे माता बहन सब है, इन सबको अभी का सरकार क्या कर रहा है, गैस सिलेंडर तो बांट रहा है, लेकिन वो गैस सिलेंडर 2 महीना के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसमें गैस भराने का पैसा बेचारी कहाँ से लाएंगी। इसलिए हम सब ने जनमत खाता खुलवाने का काम करेंगे ताकि उनके खाता में हम सब पैसा भेजते रहे, उनको किसी का मोहताज नहीं बनना पड़े कि आज हमारा बच्चा, हमारा बेटा स्कूल जाने के लिए रो रहा है कि भाई हमको टॉफी देंगे, हमको चॉकलेट देंगे, हमको बिस्कुट देंगे तभी हम स्कूल जाएंगे, तो उनको मांगना नहीं पड़े, उतना पैसा कमती में इन माता बहन के खाता में रहे। इसलिए जनमत पार्टी आई। जनमत पार्टी इसलिए आई है कि आज वातावरण का अवस्था देखिए हमारे गांव घर में। आज हम सब के गांव में धूल उड़ता, हमारे गांव में इतना फुहार है, नाली भी बनवाया सरकार तो वह गंदी नाली है, उसमें पानी भी नहीं निकलता। नाली भी बनवाया सरकार तो अधूरा नाली बनवाया, आधा गांव में छोड़ दिया, आधा गांव में पानी लगता है, आधा गांव का पानी नाली में जाता है, वही नाली का पानी फिर दूसरे के घर में जाता है। बताइए, हमारे सारे पैसा का दुरुपयोग कर रहा है ये लोग। जिसको आपने जिताया है, जितने भी वार्ड अध्यक्ष है, जितना भी मेयर साहब है, ये हमारे सारे पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे पुल बना दिए हैं कि उस पुल पे आप बरसों वर्ष जा नहीं सकते, वो पुल ऐसे खड़ा। ऐसे ऐसे नाला खुदवा दिए हैं, ऐसे ऐसे नाला बना दिए हैं कि यहीं पे इसी वार्ड नंबर 9 में आप देखिए जा करके, तो वहां पे 3 की 4 बच्चे मर गए, ऐसे नाला खुदवा दिए, वहां पे बच्चे सब मर गए उसी में दब करके। ये हालत की है, ये विकास का काम किए हैं कि हमारे लिए विनाश का काम किए। वो हमारे पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है कि भाई किसी गांव में रोड बनाना है तो नाली पूरी बनवा दिया जाए, ऐसा नहीं करते, वो अधूरा रख देते। यदि पूरा कर देंगे तो इस गांव के लोग हमारे लिए हाथ जोड़कर नहीं जाएंगे बैठने के लिए, हमारी हुजूरी नहीं करेंगे। हम चुनाव में 500 रुपया कैसे बांटेंगे, हम गाय भैंसी कैसे बांटेंगे, हम सिलेंडर कैसे बांटेंगे, हम दारू गोश्त कैसे बांटेंगे, हम मच्छरदानी कैसे बांटेंगे। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे समस्या बनी रहे, मधेसियों की समस्या खत्म ना हो और उनकी राजनीतिक रोटी सेकती रहे। और अभी पता चला है कि सिर्फ जनमत को हराने के लिए इस बार कम्युनिस्ट, एमआलए, माओवादी और ये कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे। यह सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। क्या मिलेंगे नहीं तो यहाँ पे तो जनमत का सरकार बन जाएगा। और यदि जनमत का सरकार बन गया तो हम लोग तो यहाँ पे भ्रष्टाचारी किए,
हम लोग तो यहाँ पे लूटे हैं, जनता का पैसा लूट के अपने पॉकेट में रखे हैं। कहीं यह लोग का सरकार बन गया तो हम लोग को कल जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए यह लोग चाहते हैं कि जनमत पार्टी का सरकार न बने, हम लोग मिल करके फिर से अपना सरकार बना सके। इसलिए यह सब चोर चोर मौसेरे भाई चोर चोर मिल करके इस बार गठबंधन बना करके भी आपके पास आएंगे और क्या कहेंगे, हमारी पार्टी तो बहुत बड़ी, हम सब मिल गए हैं, तुम लोग हम ही को वोट देना। अब यह फैसला करने की जिम्मेदारी आपकी है कि चोरों के गठबंधन को जिताना है या जनमत का सरकार बनाना है। इसका निर्णय अब आप सबके हाथ में है। इसका तय करने की जिम्मेदारी आपकी है कि चोर और डकैतों के संगठन को जिताना है या जनता राज लाने के लिए गरीब दुखी जनता की सरकार बनाना है। इसका निर्णय अब बैसाख 30 गते आपको करना है। आप क्या चाहेंगे कि फिर से यह चोर और डकैतों का गठबंधन का चुनाव हो और यह चोर और डकैत जीते? बोलिए, आप सब वही चाहेंगे? कितना लोग चाहेंगे कि अब जनता की सरकार बने? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए तो। इस बार जनता की सरकार बनना चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के बता दीजिए। पीछे वाले लोग भी, बाबा आप भी उठाइए, बाबा हमारे बहुत सदस्य पुराने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब यही सोचिएगा कि यह मिल करके जो चोर और डकैत सब आएंगे, यह पुनः हम लोग को सही रास्ता से भटकाने के लिए आएंगे। याद कीजिए, यह शैतानी हुकूमत को लाने के लिए आएंगे कि यहाँ पे फिर से यह चोर और डकैत का सरकार बना रहे और यह जनता का सरकार, जनमत का सरकार ना बने, ताकि हमारी राजनीतिक रोटी चलती रहे। उसको अंत करने के लिए जनमत पार्टी आई। जनमत पार्टी और क्या करेगी? देखिए, अभी भी जनमत पार्टी कर रही है। आपका किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति जो भी विदेश में है, उनसे पूछिए कि सऊदी, दुबई, मलेशिया, कतार लगाए देश के 44 देश में अगर उनके ऊपर समस्या पड़ती है तो उनको विदेश में भी कौन देखता? उनसे पूछिए कि विदेश में अगर उनको कोई सहयोग की जरूरत पड़ती है, कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी जनमत पार्टी देखता। वहां पे भी ये कम्युनिस्ट कांग्रेस उनको नहीं मिलेंगे। आप पूछ लीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है, वो लोग ऐसे जानते हैं जनमत को जो भी विदेश में है, क्योंकि वो सब इंटरनेट देखते हैं, वो सब फेसबुक पे रहते हैं, वो लोग जानते हैं कि जनमत का यहाँ पे भी संगठन है। यह जरूरी नहीं कि हमारा संगठन सिर्फ आपके गांव में, इस नेपाल में सिर्फ हो, ऐसा नहीं है। जहां जहां मधेसी है, देश की पूरी दुनिया के 44 देश में हमारा संगठन अभी भी काम कर रहा। इसलिए हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर साहब, बहुत बड़े डॉक्टर साहब, बहुत लोग प्रोफेसर सब, आर्मी सब छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़ करके जनमत में आकर के जो है अभी सदस्यता ले रहे हैं कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी रोटी के लिए जनमत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। इस हम सब भी संभले, यहाँ के गरीब भी, यहाँ पीड़ित भी, यहाँ के मुस्लिम भी, यहाँ के आसी थारू भी, सभी को इस बार जैसे भी सत्य की विजय करवाना ही है। दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं। इस यदि हम सब चूक गए, इस बार यदि हम सब चूक गए तो बार बार ऐसा अवसर आने वाला नहीं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सब में कहावत है कि सांप निकल गया तो जितना भी लाठी पीटो होने वाला कुछ नहीं है, टूटेगी लाठी। तो कल चुनाव हो गया, चुनाव में आप गलत जगह पे यदि अपना मत दे दिए, उसके बाद जितना भी आप परेशान होइए, जितना भी आप दुखी मानिए, जितना भी टेंशन लीजिए, उससे होगा कुछ नहीं। इसलिए समय पे आप सब बुद्धिपुरी आइए। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर देखिए ना, यह बॉर्डर पे आज हम सब 1 बोरी खाद लाते हैं, इस बॉर्डर से हम सब 1000 सामान लाते हैं, तो इसको कौन रुकवाता है? जगह जगह पे पुलिस चौकी, जगह जगह पे सशस्त्र कैंप कौन खुलवाया? बोलिए तो यही कम्युनिस्ट, यही कांग्रेस वाला ने खुलवाया ना। बड़े बड़े सशस्त्र कैंप खुलवा दिए। हमारे सामान को जब्त यहाँ पे भंसार पे कौन करवा रहा? यही लोग करवा रहे। और यही लोग हम सब से आकर के कहते भाई हमको वोट दे दो। इसलिए हम सब ने बहुत पहले कहा था, जब हम सब ने कार्तिक 3 गते से आंदोलन किया किसान का, उस समय में सारे कम्युनिस्टियों से हमने कहा कि भाई अपने जगह है, राजनीति हम लोग बाद में कर ले, पहले सब मिल करके किसानों की समस्या समाधान किया जाए, किसान का कार्ड बनवाया जाए, ताकि हमारा गरीब दुखी भाई भारत से भी 1 बोरा खाद लाए, वो कार्ड दिखा करके आसानी से ला सके, उसको पकड़ा ना जाए।
उठाया ना जाए, उसको गाली आ जाए, उसको गोली न चलाया जाए, उसके ऊपर न चलाया जाए, किसान को क्षतिपूर्ति दिया जाए, किसान की भाव निर्णय किया जाए, किसान के कोल्ड स्टोर की व्यवस्था किया जाए। यह सारी मांग जब हम सब ने रखा तो यह कम्युनिस्ट कांग्रेस किसी ने नहीं आया। सबने कहा यह हमको जरूरत नहीं है, हमको जब लास्ट में हमारी जरूरत पड़ेगी, लास्ट में हम जाएंगे, मधेसी सबको पैसा बांटेंगे, वोट ले लेंगे, और वही काम आज कर रहा। अभी तक कभी भी कांग्रेस की रैली नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल कांग्रेसी लोग रैली निकाल के आपके गांव में आता, कहता है गांव बचाएंगे। अरे भाई गांव क्या बचाओगे? पहले तो तुम मधेसियों को बेच डाला, अब गांव क्या बचाओगे? मधेसी पूरे नेपाल को बेच डाला एमसीसी के से, पूरा पिला करके हमें का पैसा ला करके तुम हम सभी को बेच डाला। अब तुम हमको बचाने के लिए क्या आ रहे? हाँ, इससे सवाल करो कि अब क्या बचाओगे? जब बचाने का समय था, जब किसानों के लिए यहाँ पे जनमत पार्टी के लोग मर रहे थे, हम लोग बार बार जेल जा रहे थे, तब तो तुम कहते थे भाई हमको जरूरत नहीं है, अभी जब वोट का समय आएगा तो हम चले आएंगे। अब क्या बचाने के लिए आ रहे हो? और याद कीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। माओवादी इतना दिन क्या कर रहा था? माओवादी इतना दिन हमारे बहन बेटियों का बलात्कार करता था, हमारे भाइयों के ऊपर लाठी और बूट बरसाता था। जब वो आंदोलन कर रहा था उस समय, जब वो डकैती डाल रहा था उस समय, हमारे ऊपर इतनी बड़ी अत्याचार कर रहा था माओवादी खुद। लेकिन अब जब माओवादी कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो अब विदेश से लोगों को मंगवा करके यहाँ पे डकैती करवाएगा और हमारे बहन भाई बेटी सबका बलात्कार करवाने का ये एमसीसी का षड्यंत्र है। इसलिए यदि अपने बहन बेटी का, अपने जमीन का यदि रक्षा करना है तो जनमत पार्टी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। और देखिए, जब 2072 साल में संविधान जारी हुआ तो सारे के सारे एक हो गए। कम्युनिस्ट एक, माओवादी, एमाले, फोरम, राजपा, जितना सब, वो सब एक हो गया। जब संविधान में हमारी हक और अधिकार नहीं दी गई, संविधान जारी करने का बात आया तो वो सब एक हो गए, याद कीजिए। और जब इसी बरस में एमसीसी पास करने की बात आई तो फिर वो चोर सब एक हो गए। देखिए, लेकिन जब मधेसियों का, किसान का मुद्दा उठा, किसान के क्षतिपूर्ति की बात आई कि हमारा फसल बर्बाद हो गया, हमको क्षतिपूर्ति दिया जाए, किसानों को पेंशन भत्ता दिया जाए, किसानों का कार्ड बनाया जाए, किसानों का राहत कार्ड बनाया जाए, राशन कार्ड बनाया जाए, तब यह लोग सब अलग हो गए। किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना कम्युनिस्ट ने किया, ना एमआलए ने किया, ना माओवादी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना फोरम, ना समाजवादी ने नहीं। लेकिन वोट लेने की पुनः आ रही है, सरकार बनाने की पुनः बात आ रही है, तो फिर से गठबंधन कर रहे हैं। ये ऐसे चोरों के गंधन से इस बार जैसे भी सावधान रहना होगा। और जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगा करके जनता की सर बनाना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और याद किए, नेता यदि मारना है, नेता को अंत करना है, उसको वोट दीजिए, वो स्वतः मर जाए। सरकार रावण को मारने के लिए राम जी ने बार बार तीर चलाया, बार बार काटा, लेकिन रावण और ताकतवर गया, उसमें और सिर सब लगते गया, दशानंद बन गया। तब उनको पता चला कि भैया गलत जगह पे हम तीर चला रहे हैं, इसका प्राण तो भी में है। एक ही बार एक ही तीर मारा, सही जगह पे, नाभि पे एक ही तीर मारा, रावण का अंत हो गया। इसलिए नेता सबको गाली देना, नेता सबको अनेकों कहने से सबसे उत्तम उपाय है कि निर्वाचन में जब देने के जाए, बूथ पे जाए, उस समय पे उनको वोट मत दीजिए। तो जिस प्रकार रावण का अंत हुआ था, वैसे इस दुनिया के ये शैतानी रावण सबका भी अंत हो सकता है। उसके लिए आपको केवल एक मोहर, वह काम हम लोग को करना। और हम सब बड़े धार्मिकता से हम सब पूजा पाठ करते हैं, रोजा नमाज करते हैं, रमजान भी आ रहा है, उसका मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं सभी मुसलमान भाइयों को। हम सब करते तो हैं, लेकिन गीता क्या कहती है? गीता कहती है यदि व्यक्ति पथ से पथभ्रष्ट हो गया, न्याय अन्याय की चिंता नहीं हो, उसका मूल अधिकार हनन हो रहा हो, तो मानव नहीं पशु है। उसका वध करना मानव वध नहीं, पशु वध समान। गीता ये कहती है कि उसका मूल यदि हनन हो, कोई परवाह नहीं हो, तो मानव नहीं पशु है। आपका मूल अधिकार क्या? आपका मूल अधिकार संवैधानिक हक है। आप जहां पे रहते हैं उस देश का संविधान, उस देश की व्यवस्था, उस देश का सरकार आपको कौन सा हक दिया है, यदि नहीं दिया है
तो उसको लेना आपका नैतिक धर्म और जिम्मेदारी बनता है, तभी हम धार्मिक हो सकते हैं। लेकिन बताइए यहाँ पे कौन हमको हक दे रहा? जहां जाओ देसी धोती, इंडियन, काले, बिहारी, मरसिया, कौन कह रहा? बोलिए, आज भी हमारे यहाँ 50 वर्ष से हमारे भाई सब बैठे, उनको नागरिकता से कौन वंचित कर रहा? अरे भाई, हम जहां पैदा हुए वही के ना नागरिक होंगे, कि हम जाके का नागरिक बन जाएंगे, जाके अमेरिका का नागरिक बन जाएंगे? लेकिन हम लोग को उसका परवाह नहीं। हम लोग को परवाह क्या रहता है कि चुनाव में दारू कौन बांटेगा, चुनाव में घोष कौन देगा, चुनाव में किसकी बड़ी बड़ी रैली आती है, चुनाव में हम देखेंगे भाई कौन हमको ज्यादा यहाँ पे भीड़ देखा, उसको हम लोग वोट दे देते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम 5 वक्त पढ़ते हैं, यह दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे हो जाओ, अच्छे लोगों के साथ में रहो, ताकि आप और आपके नस्ल भी अच्छी रास्ते पे चढ़े, खुशहाल रहे। हम सब यदि यह दिन सिरातल मुस्तकीम ना पढ़े तो हमारा ईमान ही नहीं रहेगा, हमारा नमाज भी नहीं होगा, हमारी कोई भी अहकामात नहीं पूरा होगी। लेकिन हम सब क्या करते हैं? बोलिए तो, चाकरी करते हैं, किसी का दलाली करते हैं, किसी नेता के लिए झूठ बोलते हैं। जबकि बताइए तो 12 नेपाली जब इराक में मारा गया तो हमारे मस्जिद में आग कौन लगाया? यही कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले। हमारे कुरान को रोड पे कौन फेंका? यही कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले। हमारे भाइयों को कौन मारा? यही कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले। और हम लोग क्या करते हैं? आज उन्हीं का जय जयकार करते हैं। यहाँ तो यहाँ गुलरिया चले जाते हैं, काठमांडू तक चले जाते हैं जय जयकार करते करते। मुस्लिम इत्तेहाद का मीटिंग हुआ तो इसी गुलरिया से कितने लोग वहां पहुंच गए, जबकि वहां कोई पूछने वाला नहीं। मैं अपने आंख से देखा हूं कि कांग्रेस के महाधिवेशन में जब वहां पे गए, काठमांडू में लोग गए तो रोड पे ऐसे रोड पे बैठ के खाना खा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। इसी जनमत पार्टी का संगठन कितने लोग को वहां पे खाना दिया जो काठमांडू में कांग्रेस को वोट देने के लिए गए। बताइए, वो हालत हमारी है। आज हम सब कुर्ता पैजामा देखे, दाढ़ी देखे तो पाकिस्तानी एजेंट, किसी को त्रिशूल लिया हुआ टीका तो भारत का एजेंट। इस तरीके से नजरिया से यह सरकार को देखती है और हम लोग अपने को बहुत भारी, बहुत बड़े कम्युनिस्ट और कांग्रेस माइती बनते हैं। ये तक की बात। जबकि महाभारत की युद्ध में क्या हुआ? अर्जुन ने तीर चलाना रोका, कहा किसको मार दे? सामने तो मेरा दादा भीष्म पितामह खड़ा है, सामने तो मेरा गुरु द्रोणाचार्य है, सामने तो मेरा गुरु कृपाचार्य है, मैं किस पे तीर चला दूं? तो सारथी बने भगवान कृष्ण ने यही कहा था ना कि अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, इसमें अपने पराये नहीं देखे जाते हैं, इसमें केवल देखा जाता है तो धर्म पे कौन है, अधर्म पे कौन है, सत्य पे कौन है, सत्य पे कौन है, न्याय पे कौन है, अन्याय कौन है। अधर्मी यदि आपका भाई ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आपको उठ के खड़ा होना पड़ा। और अर्जुन ने वही किया, तीर चलाया, अपने दादा भीष्म पितामह को भी वध किया, गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य का भी वध करके पूरी दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया कि हिंदुओं, जब आप असमंजस में पड़ जाओ, जब आप दुविधा में पड़ जाओ, कोई निर्णय न कर सको, तो महाभारत के उस कुरुक्षेत्र को याद करना जहाँ पे गीता का उत्पत्ति हुआ था, जहाँ पे कृष्ण जी ने संदेश दिया था, गीता का संदेश दिया था, हिंदुओं को पूरी दुनिया का जो है सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश दिया था, उस चीज को याद करना। और आपका भाई ही यदि गलत रास्ते पे है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, वही वास्तविक हिंदुत्व है, वही वास्तविक हिंदुओं का काम है। लेकिन हम सब करते हैं, हम सब भाई बिरादर कुल यह सब देख करके वोट देते हैं। बताइए, क्या हम सब शादी ब्याह करने जाते हैं तो पूछते हैं जात का क्या है, वो बिरादर क्या है, वो कौन सा कुल का है, वो कौन खानदान का है? हम अपने बेटी बेटा का शादी करने तो नहीं जा रहे हैं, हम अपना नेता चयन करने जा रहे हैं, हम अपना लीडर चयन करने जा रहे हैं। इस समय हमको जात पात बिरादर कुल सब नहीं देखना है, तो केवल एक ही चीज देखना है कि हमारे समाज के लिए कौन अच्छा होगा, हमारे बाल बच्चों को कौन अच्छा कर सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य को बना सकता है, यहाँ पे रोजगारी कौन दे सकता है। वह चीज को हम लोग को देखना चाहिए कि नहीं? मेरे मुसलमान भाइयों, करबला की ड्रम आता है कि बहुत पीटते, लेकिन करबला के मैदान में क्या संदेश दिया, हमको क्या बताया है करबला के मैदान ने? जब यजीद ने कहा हुसैन, मेरी सिर्फ हुकूमत को स्वीकार कर लीजिए, आपको जो चाहिए सब देंगे, आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, रियाजत चाहिए, रियासत चाहिए, सब देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, यजीद
तू जुआरी है, शराबी है, बलात्कारी है, तेरी हुकूमत को स्वीकार करना पूरे दुनिया से इस्लाम को मिटा देने के बराबर है। तेरी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे अपने बच्चे को कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे। और वही किया, अपने 6 महीने के बच्चे तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। हम सब कैसे मुसलमान हैं? चंद लोगों के बहकाए में जो प्रत्येक दिन सीडीओ साहब की दलाली करते हैं, बाजार में रहने वाले कुछ मुसलमान, दाढ़ी रखे हैं, टोपी लगाए हैं, लंबा कुर्ता है, और वह प्रत्येक दिन सीडीओ का चापलूसी करते हैं। वो लोग हमारे गांव में आके हमारे सीधे साधे मुसलमान भटका रहे हैं, और वह कम्युनिस्ट कांग्रेस में उनको लेके जा रहे हैं। बताइए वो कौन सी मुसलमानियत? मुसलमान में यह जरूरी नहीं है कि ये नहीं है कि दाढ़ी होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह जरूरी है कि आपको ईमान होना जरूरी है। यदि ईमान नहीं है तो मुसलमान नहीं है, यह जरूरी है। इसलिए ये बाजार के कुछ दलाल मुसलमानों के चक्कर में मुसलमानों मत फंसना। ये आप और आपके बच्चों को 1 बरस नहीं, सैकड़ों बरस से बेच करके खा रहे हैं दलाल सब। वो वहां पे बैठे, उनको काम नहीं करना है, केवल टोपी लगाए, दाढ़ी में मेहंदी लगाए बैठे हैं। वो सब शाम सुबह सीडीओ साहब के वहां चक्कर लगाते हैं, और गांव में आके हमारे सीधे साधे मुसलमान बच्चों के बेटों का जो हक होता है उसको आराम से बैठ के खाते हैं। बताइए कौन सी मुसलमानियत है? इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी दृष्टिकोण से कम्युनिस्ट और कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे नाजायज और हराम है। पूरा नाजायज और हराम अवैध है हमारे लिए। इसलिए हमको इस बार जैसे भी जनमत का सरकार, जनता की सरकार बनाना है। आने वाले निर्वाचन में जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मत लगा करके जनता की सरकार बनाना। बोलो आप सब लगाएंगे ना? लाउड स्पीकर किसमें वोट देंगे? बोलिए तो एक बार। हरन में जितने लोग वोट देंगे एक बार हाथ उठा दीजिए तो। हरन में दोनों हाथ, हरन में वोट देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। और सिर्फ इतना जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग सिर्फ वोट दे दे ये जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मैं अंतिम बात कहता हूं, अभी दूसरे जगह कार्यक्रम इसलिए मैं जा रहा हूं, अंतिम बात मैं बता रहा हूं। देखिए ईश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है, ईश्वर को, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया? 36 करोड़ देवता सबको पैदा किया कि नहीं किया? बताओ मेरे हिंदू भाइयों, 36 करोड़ देवता, 36 कोटि देवताओं को अवतरण किया धरती पे कि नहीं किया? है ना? 36 करोड़ देवताओं को अवतरित किया, और सब देवताओं ने क्या कहा? भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसी की पूजा करो, उसी को मानो, उसी की पद्धति को मानो, उसी के सिस्टम को मानो। सभी देवता ने कहा। बताइए कहा कि नहीं? जबकि भगवान को किसी चीज की कमी नहीं थी। वो चाहते तो सभी को एकदम, सभी को अपना संदेश वैसे के वैसे दे देते, है ना? वो चाहते तो अपना संदेश वैसे दे देते, लेकिन भगवान ने क्या किया? 36 करोड़ देवताओं को अवतरित किया कि नहीं? बोलो हिंदू भाइयों, इधर सुन रहे हैं बाबा आपकी बात। भगवान ने 36 करोड़ देवताओं को अवतरित किया धरती पे कि नहीं किया? और सब ने कहा कि भगवान को मानो। जबकि वो चाहते, भगवान चाहते तो अपना संदेश वैसे कहते, ला हो गया तो सभी लोग को संदेश मिल जाता, लेकिन पैदा किया 36 करोड़। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह को क्या चीज की कमी? अल्लाह जो चाहे सो कर सकता, जो चाहे सो कर सकता। लेकिन बताओ 1,24,000 या 1,80,000 पैगंबर उतारा कि नहीं उतारा? बोलिए। और सारे पैगंबर ने यही कहा कि अल्लाह एक है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो, वही पूजा के काबिल है, वही इबादत के योग्य है। सब ने कहा कि नहीं कहा? बताइए। तो अब आप लोग का काम क्या है? सिर्फ आप लोग कह देने हम जनमत को वोट देंगे, इतना नहीं। अब आप लोग की भी जिम्मेदारी है। जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं उनको भी जाके बताएंगे, आपके पड़ोसी को बताएंगे, आप अपने घर में बताएंगे, अपने रिश्तेदार सबको फोन में भी बताएंगे। नहीं पहुंच पा रहे तो फोन में कहिए कि भाई इस बार का वोट अपने बाल बच्चों के नाम से जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में देना है। इतना तो करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनी, हम यहाँ पे गांव गांव में घूम रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सभी को बताएं कि इस बार जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना।
अब आप लोग यह पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइए कि आप लोग दूसरों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, दूसरों को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। बोलिए, हाथ उठा के बताइए। सभी रिश्तेदार, सभी नातेदार, सभी अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोगों को आप सब बताएंगे और ये गठबंधन वाली शैतानी हुकूमत को परास्त करके इस बार जनता की सरकार बनाना है। जय मधेश, जय जनता।